सरवर राजपूत आपका खबरों में वक्त हुआ है स्पोर्ट्स की तस्दीक का और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, खैरियत है। अच्छा, आज मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इदारों का क्या किरदार होना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए या क्या होना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट हो या और तमाम खेल हो, उसमें जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई है उसी तरह पाकिस्तान के जो खेलों का सामान है वो भी बहुत महंगा हो गया और एक आम खिलाड़ी के लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं और जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनके लिए यकीनी तौर पर मुश्किलात होती हैं कि वो इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को या उतने अच्छे जो सामान होता है वो नहीं मिल पाता उनको और उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। और अगर कोई इदारे इसकी सरपरस्ती करेंगे, चाहे कोई सा भी खेल हो, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तमाम जो ये खेल हैं ये पाकिस्तान में खेले जाते हैं और इसमें अगर इदारे अपने एक सरपरस्ती शामिल कर लें इसमें, तो उसमें यह होता है कि उन खिलाड़ियों को एक तो वो मौके मिलते हैं पूरे, फिर वो तमाम बड़े टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास जो खेलों का सामान होता है वो भी बड़े अच्छा और स्टैंडर्ड साइज होता है उसका, तो उसमें परफॉर्मेंस पे भी बहुत असर पड़ता है। और मैं अगर यही बात कहूं कि इसमें बहुत से इदारे ऐसे हैं जिसमें ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर कैंडी लैंड के हवाले से हम बात करें तो उन्होंने पिछले साल भी अंदरूनी सिंध में एक टैलेंट हंट स्कीम की थी और उन्होंने टीमें सेलेक्ट की थी मुख्तलिफ शहरों की और फिर उसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट कराए थे। और आजकल वो पेशावर और फाटा के हवाले से मैंने बताया उनको कि वो काफी हद तक उन्होंने वहां पर जाकर ग्रास रूट लेवल पे टीमों को सेलेक्ट किया और उसके बाद उनके वहां पर टूर्नामेंट कराए। तो अगर कैंडीलैंड जैसा इदारा कर सकता है तो फिर मैं समझता हूं और इदारों को भी चाहिए कि वो इसी तरह के कैंप्स वगैरह लगाएं छोटे छोटे शहरों में, गांव देहात में, ताकि वहां पर जो टैलेंट मौजूद है वो टैलेंट अगर उभर कर सामने आता है तो वो पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद होगा और फिर ये होगा कि वो उस इलाके के लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है कि एक छोटे सी जगह से एक प्लेयर अगर हाईलाइट होता है, तो जिस तरह आप मोहम्मद आमिर थे, आपको याद है बहुत छोटे से गांव से वो आए थे, या वकार यूनुस की हम बात करें तो वो भी एक छोटी सी जगह से उन्होंने ट्रैवल किया था और उसके बाद वो बड़े जबरदस्त तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे उनको माना गया। तो मैं समझता हूं कि ये जो कैंडीलैंड ने जो काम किया है ये बहुत ही जबरदस्त काम है और इसी तरह से और इदारों को भी ये काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो खेलों का म्यार है वो और बेहतर हो और बेहतर तरीके से लड़के परफॉर्म कर सके। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आईसीसी ने टेस्ट और वनडे के हवाले से टीमें जो हैं वो अलग अलग तश्कील दे दी हैं, टीमों को तश्कील दे दिया है और खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए ये टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, हर साल आईसीसी अपनी एक ड्रीम टीम बनाती है। वो टीम ऐसी होती है कि उसमें तमाम मुल्कों के खिलाड़ियों को जो उस सीजन में परफॉर्म करते हैं उनको उस टीम में लिया जाता है। टेस्ट टीम के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें यासिर शाह को भी लिया है उन्होंने और मैं समझता हूं हफीज है या एक आध और खिलाड़ी है, 2 या 3 खिलाड़ियों को उन्होंने उस टीम में शामिल किया है, वो जो एक टीम आईसीसी ने बनाई है। और उसके बाद जो वनडे की टीम है और फिर T20 की टीम है उसमें कोई भी पाकिस्तान का खिलाड़ी उसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा और खास तौर पे जो ट्रेनिंग सेशन उनके होते हैं या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिस तरीके से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है उसमें क्या गलतियां हैं, क्योंकि हमारी टीम में मैंने ये देखा है कि एक तो फील्डिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, फिर कैचेस जो लेने चाहिए वो कैच वक्त पर नहीं ले पाते जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता है। तो ये वो एरिया है जिसपे पाकिस्तान के कोच को भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करते धरते लोग हैं उनको इस चीज पर बड़ी नजर रखनी पड़ेगी और कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के वो जो खिलाड़ी इस वक्त हाईलाइट हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करके डोमेस्टिक क्रिकेट से ऊपर आए हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उनको तैयार किया जाए और उसके बाद जो बेस्ट टीम जो बनती है उसको सिलेक्शन करना चाहिए और खासतौर पे मेरिट पर करना चाहिए। जो मैं बार बार बात करता हूं कि पर्ची सिस्टम है जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी पीछे चला गया है। अगर मैं बात करूं वनडे के हवाले से तो 9वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम इस वक्त है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और इनको बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने लोगों को वो आगे करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी अपने जो भी लोग हैं चाहे वो रिश्तेदार हैं या फिर रेफरेंसेस, जैसे मैंने आपसे उस दिन कहा था
तो उन लोगों को वो आगे लाने की ज्यादा कोशिश करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि आगे आने के लायक हैं और वो बहुत ही ज्यादा उनमें टैलेंट है, मगर उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता। तो ये सारी चीजें। अच्छा, उसके साथ साथ इंग्लैंड से शिकस्त के बाद जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जब वापस लौट रही थी तो उन्होंने दौराने सफर और उसके बाद यहां पर पहुंचने के बाद भी मीडिया से कोई भी बात नहीं की कि वो किस तरह से हारे या शिकस्त के हवाले से उन्होंने बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं किया। देखिए, बात यह होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक तरीकाकार होता है और उनका जो ये तमाम खिलाड़ी उसके अंडर में होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ाहिर एम्प्लॉय हैं एक तरह से, और उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको मीडिया पे बात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि एक मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूद होता है, तो वो सवालात के जवाब दे सकता है। और आम खिलाड़ी को मना किया गया है और उसमें ये होता है कि कोई भी ओवरलैप हो जाता है या कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा जवाब दे दिया जाता है जिसकी वजह से मीडिया, आपको पता है कि किस तरीके से हाइप बनाता है कोई भी चीज का, और उसके बाद फिर वो खिलाड़ी के लिए भी प्रॉब्लम होती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि ड्यूरिंग ट्रैवल और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आप किसी भी मीडिया के हवाले से कोई बातचीत नहीं करेंगे। और ये अच्छी बात है कि मीडिया पे कोई इतनी ज्यादा दायरा है, शिकस्त हो गई है, सबने देखा है, अब उसमें क्या पूछना कि जी कैसे हुई या क्या हुई, वो तो सबने देख लिया। तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई मीडिया के हवाले से कोई सवाल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम ज़ाहिर इस वक्त बड़ी मोरल डाउन है उनका, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस टीम को थोड़ा सा अप करें और उसको ग्रूम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत से बड़े बड़े किरदार और बड़े अहम काम करने पड़ेंगे जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऊपर आ सके। अच्छा, फिर आपने जैसे कहा कि जिन्हें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वही बातचीत कर सकते हैं इस हवाले से, तो इसी में ये चीज भी सामने आई है देखने में कि जी आखिरी मैच हारने के बाद जो हेड कोच हैं वकार यूनुस, वो आपे से बाहर हो गए। उन्होंने सारा इल्जाम जो है वो सिलेक्टर्स पर, ना सिर्फ सिलेक्टर्स पर बल्कि खिलाड़ियों पर भी डाल दिया, और उन्होंने ये भी कहा है सिलेक्टर्स के हवाले से कि वो ही सिलेक्टर्स ही सिलेक्ट करते हैं, खिलाड़ी नहीं सिलेक्ट करते, तो उन्हें देखकर सिलेक्ट करना है या आगे जाके किस तरह से वो चीजें। तो उन्होंने ये चीज सारा जो मलबा है यानी कि जो भी इल्जाम है वो इन दोनों पर लगा दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के जो कोच हैं वो बेसिकली फास्ट बॉलर रहे हैं अपने वक्त के, और फास्ट बॉलर जो होता है बड़ा एग्रेसिव होता है और उसका थोड़ा सा बड़ा गर्म मिजाज का भी होता है। वो जेन्युइन फास्ट बॉलर ऐसे ही होते हैं, और दुनिया में देखा गया है कि जितने भी आप फास्ट बॉलर्स को देख लें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो डेनिस लिली हो या थॉमसन हो या और वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर थे, वो बड़े एग्रेसिव होते हैं और बड़ा वो अटैक करने वाले खिलाड़ी होते हैं और कोशिश करते हैं, गर्म मिजाज भी होते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि वकार यूनुस ने जिस तरह से ये इल्जाम लगाया है और सारा मलबा उन पर डाल दिया है सिलेक्टर्स पर, तो मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो इतनी ज्यादा बेहतर तरीके से काम अंजाम नहीं दे सकी है। यानी कि आप इनकी हिमायत करते हैं? नहीं, देखें, उनकी हिमायत तो मैं यूं नहीं कर रहा कि जाहिर है वो एग्रेसिव हैं और बड़े गुस्से में होते हैं, वो तो ठीक है, वो तो एक उनकी नेचुरल चीज है, लेकिन जो हम देखते आए हैं अब तक के सिलेक्शन कमेटी अंडर रही है हमेशा, या तो वो प्लेयर्स पावर्स की वजह से, या फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, या फिर वो चीफ कोच के हवाले से। तो अपना काम, मैं ये समझता हूं कि हर लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए और अपने एरिया में रहकर अपना काम करना चाहिए, मदाखलत नहीं करनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो और बेहतर होनी चाहिए। अभी मैं समझता हूं कि वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है और हम सही सिलेक्शन नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। क्योंकि टेस्ट में तो हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वनडे और T20 में बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही साथ वकार यूनुस ने यह भी कहा है कि जो खिलाड़ी अहमद शहजाद और उमर अकमल के हवाले से कहा है कि ये अभी बच्चे नहीं रहे, इन्हें इतना भी ख्याल है कि ये अभी बच्चे नहीं हैं और फिर भी ये रन आउट हो गए हैं। मतलब इस तरह से रन आउट हुए बिल्कुल जैसे स्कूल के बच्चे हुआ करते हैं, इस तरह से कहा। बात यह है कि वकार यूनुस का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ये कोई बच्चे नहीं है और इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल ली है, वनडे क्रिकेट इनकी काफी ज्यादा हो चुकी है, काफी अरसे से ये खेल रहे हैं और इनको अब तक समझ लेना चाहिए। बहरहाल ये कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं और जो प्रॉब्लम आती है रनआउट पे के हवाले से मैं बात करूं कि जरा सी भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो रनआउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और उमर अकमल के हवाले से अगर मैं बात करूं या अहमद शहजाद के हवाले से, एग्रेसिव खिलाड़ी हैं दोनों और बड़े ज्यादा गर्म मिजाज जिसे कहना चाहिए।
उसकी वजह से थोड़ा सा विकेट पे स्टे करना चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, विकेट के बिहेवियर को देखना चाहिए, उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तमाम शॉट हैं। ये दोनों खिलाड़ियों के अगर हवाले से मैं बात करूं तो इनके पास तमाम शॉट्स मौजूद हैं। असल चीज इनकी ये है कि ये विकेट पे स्टे करना नहीं जानते कि विकेट पे स्टे किस तरह किया जाता है। मैं ये समझता हूं कि इन्हें जावेद मियांदाद की वो फिल्में दिखानी चाहिए, वो मूवी दिखानी चाहिए जिसमें जावेद मियांदाद ने कुशल मूवमेंट में आके अपने आप को एडजस्ट किया, सिंगल डबल लेना किस तरीके से होता है, क्योंकि आप जब तक सिंगल डबल नहीं लेंगे आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट जब होती है उसमें आप अपने आप को, एक तो ग्राउंड का एटमॉस्फेयर आपको समझ में आ जाता है, बिहेवियर विकेट का कितना बाउंस है, ये तमाम चीजें आपकी समझ में आ जाती हैं। उसके बाद फिर आप नेचुरल अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट तो बहुत बड़ी खेली हुई आपने, आपको पता है हर चीज का, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है कि विकेट पे स्टे करना कैसे होता है। आपको मैच को लेके चलना है और मैच को जब लेके आप चलेंगे तो यकीनन पाकिस्तान जीत सकता है। और ये कमी जाहिर है, इस एरिया में खासतौर पे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। यानी कि यह है कि इन्होंने जो दोनों बातें कही हैं वो एक तरह से सही भी हैं, मगर एग्रेसिव वे में कही हैं, एग्रेसिव होकर नहीं कहनी चाहिए थी। अगर सुकून से सोच समझ के अगर बोली जाती तो फिर भी ठीक था। जैसे आपने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि रन आउट हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ जैसे इन्होंने सिलेक्टर्स का कहा, आपने इस पर भी कहा कि हाँ बिल्कुल सिलेक्टर्स को ठीक जो है वो खिलाड़ी को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्रिकेट बोर्ड की मजबूत लॉबियां जो है वो खेल को तबाह कर रही हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, हम लोग इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी बात करते रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हमने काफी दफा ये बात की है कि पाकिस्तान के जो मेन 4-5 लोग हैं वही घूम फिर के एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि नया एक दिमाग लेके आना चाहिए, नए लोग लेके आने चाहिए, नए आइडियाज होते हैं उसमें। क्योंकि आप अगर किसी भी इदारे में काम कर रहे हो, अगर आप एक सीट पे बैठ के 10 से 15 साल 20 साल तक अगर आप जगह पर काम करते रहेंगे तो आपके जो आइडिया हैं, आपका जो सोच है, आपकी जो अप्रोच है, वो एक टाइम पे आकर वो खत्म हो जाती है, फिर वो नए आइडिया आपको नहीं मिल पाते। उसके लिए फिर ये होता है कि कोई दूसरे प्लेयर को या साबिक खिलाड़ी को लेके आए उस जगह पर, वो फ्रेश माइंड होता है, वो बेहतर तरीके से फिर डिलीवर, क्योंकि वो बाहर बैठ के तमाम चीजों को देख चुका है और उसको पता है कि मुझे किस एरिया में काम करना है, किस तरीके से मैंने काम करना है। तो वो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि कम से कम जो 4-5 लोग हैं इनको हटाने के बाद अब नए लोगों को लेके आए, ताकि नया खून होगा और नया दिमाग होगा, नई अप्रोच होगी, तो वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। और असल मकसद जो ये बातें हमारे करने का है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेके आना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे ऊपर आ सकती है, ये असल सवाल है। और उसमें बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको चाहिए कि साबका खिलाड़ियों की एक मीटिंग बुलाएं और उनमें उनके आइडियाज लें और उनके आइडियाज के हिसाब से वो उसमें इंप्लीमेंट करें और कोशिश करें कि हम उस बेहतर तरीके से एक टीम बनाई जाए। और फिर वो सिलेक्शन कमेटी भी अच्छी हो, फिर वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर वगैरह हैं या नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं, ये इन तमाम लोगों को चेंज करके एक नया खून लेके आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्म कर सके। सही है। और इसके साथ ही साथ जैसे इंग्लैंड के हवाले से अगर बात की जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ जो तीसरा और आखिरी T20 जो मैच खेला गया, उसके बाद ही जैसे उमर अकमल को BPL के लिए जाना था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है उन्होंने वक्त की कमी की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें जल्दी से वहां पर पहुंचाया और फिर वो बताया गया कि सिर्फ एक ही रन बना सके। उन्होंने बिल्कुल सिर्फ एक रन बनाया और फिर उसके बाद जो है वो ये लोग कह रहे हैं कि जितने पैसे लगाए गए, जो हेलीकॉप्टर पे पैसे खर्च किए गए, वो एक तरह से रायगा गए और नुकसान हो गया, बेकार गया कि उन्हें हेलीकॉप्टर में वहां तक पहुंचाना। उन्होंने कोई अपनी ठीक से परफॉर्मेंस भी नहीं दी। देखिए, ये कोई वो नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है कि एक खिलाड़ी है और वो पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब क्योंकि वो मैच खत्म हुआ था जिस दिन और दूसरे ही दिन उनको वो मैच खेलना था वहां पर, तो इसमें कोई वो ऐसी दो राय नहीं होती कि उस खिलाड़ी को वहां तक पहुंचाना था और उसमें कितने भी पैसे लग रहे हैं
वो क्योंकि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका, और उसको वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से उनको वहां पर पहुंचना था। इससे पहले भी आपको मैं बताता चलूं कि विव रिचर्ड थे, एक वेस्ट इंडीज के बड़े ही जबरदस्त बैट्समैन थे, तो वो उनको भी इसी तरीके की प्रॉब्लम आई थी। इंग्लैंड में वो जो काउंटी मैच खेलने के लिए जाना था उनको, तो उन्हें जिस तरीके से वो वहां से फ्लाई किया था, और उसके बाद वो जगह जहां पर वो मैच था वो काफी दूर था, तो लेकिन उनको भी हेलीकॉप्टर से लेके आया और हेलीकॉप्टर से वो उतरे, और उसके बाद फिर वो उन्होंने वो मैच खेला था। तो ये चीजें होती रहती है, क्योंकि जब टाइम की कमी होती है तो उनके पास तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं और उसका उन्होंने फायदा उठाया। तो बहरहाल क्रिकेट में जाहिर है कोई भी चीज नहीं कह सकते, कोई भी एक गेंद ऐसी पड़ जाती है कि खिलाड़ी वो परफॉर्म नहीं दे सकता। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि ये कहना कि जी इतने पैसे खर्च किए और उसके बाद एक ही रन बनाया उन्होंने, हो सकता है वो 50 भी बना लेते तो ये बात ही नहीं होती, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत थी उनको, और वहां पर उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी थी, और उन्होंने वो मैच खेला था। और वो हेलीकॉप्टर के जरिए लेके गए, तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से, और उसमें ये तो मेंशन नहीं होगा कि आप जो है जीतें या हारें। ठीक है, अच्छा, और उसके साथ साथ वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारे सवालात हैं जो आपसे करने थे, बट अब यही सोच रही हूँ कि कल जब हमारी मुलाकात होगी और खेलों की दुनिया में और भी बहुत सारे सवालात होंगे। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिज़ी साहब सवालात के जवाबात देने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे बात हुई थी इंग्लैंड के हवाले से, तो उसमें बताया गया कि उन्हें वहां पर लेके जाया गया, तो वो तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से, जिसकी बेसिस पर जो है उन्हें वहां पर पहुंचाना था। ठीक है, अब वो चाहे जीतें या हारें वो एक अलग होता है, वो लक पर भी होता है। और उसके साथ साथ जी और भी बहुत सारी जैसे हमारी बातें हुई हैं, और क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात हुई है, अगर वो भी लॉबीज वगैरह ना हो तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो मजबूती की साथ साथ लेकर वो ये हो सकता है कि वो टीम जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात लेके कल दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट महरूख रशीद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हन्नी के बाद।